ओके दोस्तों, सो मोशन इन 1D के बाद अब मोशन इन 2D के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है रिलेटिव मोशन के, अब वो हम एनालाइज करना चालू करेंगे। थियोरेटिकली इस पे कुछ डिफरेंट नहीं है, बेसिकली इस पे जो डिफरेंट प्रोफाइल्स है और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना है। बाकी तो हमारे पास वही है, एक बॉडी को हम स्टॉप करेंगे, यहां पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे एक्स और वाई में। जो हमारा मिसिंग था मोशन इन 1D में, वहां पे सिंगल कंपोनेंट पे मोशन हो रहा था, यहां पर दो अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे, दैट डजंट रियली मैटर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बेसिक चीज से चालू करता हूं। जो मान लो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। अब दो पार्टिकल है पी और क्यू, ठीक है। पार्टिकल पी यहां पर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 वेक्टर, और ये वाला जो सेकंड पार्टिकल है q, जो सेकंड पार्टिकल है q, उसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, ठीक है। p और q दो पार्टिकल्स है, उनका पोजीशन वेक्टर्स दे रखा है, p1 वेक्टर, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। p का जो वेलोसिटी है उस इंस्टेंट पे कांस्टेंट वेलोसिटी है v1 वेक्टर, और q का यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी है v2 वेक्टर। तो सवाल यह पूछा गया है, फाइंड द रिलेशन या कंडीशन फॉर विच दे कोलाइड। दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करे, उसका कंडीशन क्या होने वाला है। ओके ना, ऑब्वियसली अगर हम देखें ग्राउंड फ्रेम में, ये r1 वेक्टर है, कुछ t टाइम बाद कोलाइड करेगा, वो सब निकालना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। बट अगर कलिजन हो रहा है, मैं किसी के भी फ्रेम में देखूं, इट रियली डजंट मैटर। तो क्यों ना हम एक काम करें, लेट्स एनालाइज द प्रॉब्लम, let's analyze the problem from the frame of P, right? Now P के फ्रेम में अगर हम जजमेंट लेना चालू करें, सो ध्यान दो, अगर मैं P से Q को देखूं तो Q का जो पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू P, वो हमारा क्या होने वाला है। ध्यान देना, दिस इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। सो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू P is equals to r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। P के रेस्पेक्ट में Q का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, राइट। नाउ दूसरा, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q with respect to P will be v2 vector minus v1 vector। अच्छा, मैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको वापस ड्रॉ करने के लिए इसको मैं सिंपली r वेक्टर लिख रहा हूं और इसको मैं सिंपली v वेक्टर लिख रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब P तो मेरा स्टेशनरी है, तो ये मान लो मेरा P है, यहां पर है मेरा Q, P मेरा स्टेशनरी है, सो ये है r वेक्टर। सो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डायरेक्शन है दैट विल बी इक्वल्स टू r कैप। अच्छा, नाउ Q को अगर इवेंचुअली P के साथ कोलाइड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है
Q को ये वाले वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता रहना पड़ेगा, तभी जाके उसके लिए P के साथ कोलाइड करना संभव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा Q का रिलेटिव वेलोसिटी आया है विथ रिस्पेक्ट टू P, वो जो V वेक्टर है दोस्तों, ध्यान देना, कोलाइड करने के लिए ये वाला V वेक्टर डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा। और V वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट कैन बी रिटन सिंपली एज V कैप। नाउ ध्यान देना, टू कोलाइड, सिंपल सी बात है, R कैप मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस V कैप, क्योंकि जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारा पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन पे होना पड़ेगा। लोग यहां पे अक्सर ये गलती करते हैं, ये माइनस भूल जाता है दोस्तों। देखो, अगर आर कैप और वी कैप सेम डायरेक्शन में हो तो क्यू इसी लाइन पे पी से और दूर जाता चला जाएगा, ऑब्वियसली पी की तरफ नहीं आ पाएगा। कोलाइड होने के लिए ये जो वी कैप है वो हमारा इस आर कैप के डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन पे होना पड़ेगा। दोनों हमारा यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वली है, तो हम सिंपली लिखेंगे जो आर कैप होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस वी कैप, यानी हम लिखने वाले हैं आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वी वेक्टर अपॉन माइनस ऑफ वी वेक्टर। यानी व्हाट वी मीन टू से आर वेक्टर क्या था मेरे पास, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर will be mod of R2 vector minus R1 vector, that is equals to V vector minus V1 vector by mod of V2 vector minus V1 vector. So that is the required condition जिसमें दोनों पार्टिकल हमारा आपस में कोलाइड करेगा। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो कोई भी चीज अगर हमारा कोलाइड करे तो उसके लिए हम ये वाले कंडीशन जो है वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड फ्रेम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बार ट्राई करना, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ऐसे करना कैसे बता दे रहा हूं। ये R1 वेक्टर है, मान लो t टाइम बाद कोलाइड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कितना दूर तक आगे जाएगा, V1 वेक्टर इंटू टी। तो जो नया पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर इंटू टी। ये मेरा नया पोजीशन वेक्टर होगा। सिमिलरली दूसरे वाले का ही पोजीशन वेक्टर आएगा। उन दोनों को हम इक्वेट करेंगे और उन दोनों को इक्वेट करते हुए हम लोग सबसे पहले टाइम निकालेंगे और टाइम निकालते हुए हमारे पास कंडीशन आ जाएगा जो वो कोलाइड क्या किस तरीके से करेगा, कब करेगा और कहां पर करेगा। राइट, ओके दोस्तों, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किए थे, बट अब इसको करने का हम एक एलिगेंट तरीका ढूंढते हैं। ध्यान दो, यहां पर दो ऐसे रास्ते हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां पर है पॉइंट P जो यहां से 10 मीटर के दूरी पे है। चलिए इन जनरल करते हैं, इन जनरल करते हैं, कोई बात नहीं। यहां से ये D1 दूरी पे है, ठीक है, और इस रास्ते पे यहां पर है एक पॉइंट Q जो यहां से D2 दूरी पे है। ठीक है, नाउ P इस रास्ते से चल रहा है U वेलोसिटी के साथ, Q इस रास्ते पे चल रहा है V वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो सवाल यह है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस
calculate the minimum distance between the two particles. Okay, and also calculate the condition of collision. Also compute the condition of collision, यानी दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करे वो कंडीशन क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हमें निकालना है दोनों पार्टिकल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। नाउ अगेन, मिनिमम डिस्टेंस में ग्राउंड फ्रेम से मेजर करूं या फिर मैं रिलेटिव फ्रेम से मेजर करूं, दैट रियली डजंट मैटर। सो दोस्तों, क्यों ना हम एक काम करें, क्यू को हम पी को हम स्टॉप कर दें। तो P को अगर हम स्टॉप करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है P के ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं U अप्लाई करूंगा और वही वाला वेलोसिटी डेफिनेटली Q को भी देना पड़ेगा। तो सॉरी, P के रेस्पेक्ट में Q के पास दो वेलोसिटीज है, एक अपवर्ड V और एक लेफ्टवर्ड U। तो द पोजीशन इज, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, एंड ये है वो दो रास्ते। Q जो है वो P के रेस्पेक्ट में ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखें ये वाला V और ये वाला U के कारण ऐसे जो हमारा रिजल्टेंट है उस डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेगा। सो P के रेस्पेक्ट में Q जो है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, समथिंग लाइक दिस। P पॉइंट हमारा स्टेशनरी है, कोई भी पॉइंट में हम डिस्टेंस निकालेंगे। मान लो पार्टिकल यहां पर है तो इतना डिस्टेंस है, यहां पर है तो इतना डिस्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट अगर फिक्स्ड है और एक गिवन लाइन अगर फिक्स्ड है तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो तभी आएगा जब Q पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा। P और Q का जो नया पोजीशन है उन दोनों को जोड़ता हुआ लाइन हमारा इस गिवन मोशन के लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट विल गिव मी द मिनिमम डिस्टेंस। बाकी कोई भी और पॉइंट हो, वो डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो डेफिनेटली ज्यादा ही होने वाली है। ओके दोस्तों, अच्छा, तो ये वाला एंगल है मान लो थीटा, ये वाला एंगल है मान लो थीटा। दोस्तों ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज अगेन थीटा। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखा है d2, ये डिस्टेंस को मान लो x, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास d1 माइनस एक्स, और मिनिमम डिस्टेंस है मान लो l। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है जब पार्टिकल यहीं से पास करे, इधर से भी पास कर सकता है, तब हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर बनाएंगे। इट रियली डजंट मैटर, कैसा भी ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये वाला केस मान लिया, जो ये वाला जो x है वो मेरा d1 से छोटा है, वो मैंने एज्यूम कर लिया। d1 से बड़ा भी हो सकता है, वो तो d1 और d2 के जो वैल्यूज होगा उसके रिस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो ये है हमारा x, ये है मेरा d1 माइनस एक्स। मैंने l जो है वो मेरा मिनिमम डिस्टेंस है, वो मैंने सारे के सारे मेजर कर लिया हूं। नाउ दोस्तों ध्यान देना, इसका वेलोसिटी है v और ये वाला है u, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा, tan थीटा विल बी सिंपली इक्वल्स टू u अपॉन v। tan theta will be simply equals to u upon v. Now tan theta अगर u upon v है दोस्तों, अब ये वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, यहां पर मैं tan theta का वैल्यू क्या लिख सकता हूं?
ध्यान देना, ये x है, ये d2 है, tan थीटा में लिख सकता हूं x बाई d2 एंड दैट इज u बाई v। तो x का वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगा d2u बाई v। सो x अगर मेरे पास आ गया तो मैं d1 माइनस एक्स निकाल लूंगा। x अगर मैं निकाल दिया तो d1 माइनस एक्स में निकाल लूंगा। अब ये वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। नाउ दिस इज 90, दिस इज थीटा, दिस इज 90 एंड दिस इज थीटा। सो cos थीटा का वैल्यू अगर मैं कंप्यूट करूं, cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा में क्या लिख सकता हूं, L बाई डी माइनस एक्स। ये छोटा बड़ा ट्रायंगल से cos थीटा में लिख सकता हूं L बाई डी वन माइनस एक्स। सो cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू L बाई डी वन माइनस एक्स। अच्छा, tan थीटा अगर मेरे पास u बाई v है तो cos थीटा का जो वैल्यू होगा, ऑब्वियस सी बात है, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू v बाई अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये मेरा cos थीटा का वैल्यू होगा, राइट। सो दोस्तों, L इज इक्वल्स टू d1 माइनस एक्स। सो d1 माइनस d2u बाई v इंटू v बाई अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये मेरे पास L हो जाएगा। सो ये अगर मेरे पास L हो जाएगा तो L को मैं अगर थोड़ा कैलकुलेट कर लूं, सो v का एलसीएम लूंगा, v कटेगा, L मेरे पास सिंपली आएगा d1v माइनस d2u अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन को जब मैंने बिना रिलेटिव के करवाया था, उस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन का लेंथ था वो अगर याद करोगे तो देख सकते हो वो काफी ज्यादा बड़ा था। ये वाले क्वेश्चन में रिलेटिव अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर दो पार्टिकल के बीच में निकालना हो, दिस मेथड इज वेरी वेरी हेल्पफुल। इसी मेथड से सवाल को अप्रोच करना चाहिए, अदरवाइज हमें तकलीफ पड़ सकती है, राइट। तकलीफ पड़ सकती है कैलकुलेशन में, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएट करने का मेन नुकसान ये है, हमें एक बिल्कुल यूजलेस सा चीज निकालना पड़ता है और वो है टाइम। टाइम की हमें एज सच कोई जरूरत नहीं है, टाइम हमें कहीं पर पूछा भी नहीं गया है। तो टाइम पहले वहां पर से निकाल के फिर हमें पुट बैक करना पड़ता है एंड दैट मेक्स द कैलकुलेशन वेरी वेरी टीडियस। इस वाले तरीके से हमें डायरेक्टली मिनिमम डिस्टेंस आ जाता है, टाइम निकालने की कहीं पर कोई जरूरत पड़ती नहीं है। सो अगर टाइम पूछा है, ठीक है, तो दोनों मेथड में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अब यहां पर कैसे निकालूंगा अगर टाइम पूछा तो, मतलब ये देख लो, अगर टाइम पूछा है मेरे पास, अब यहां से x का वैल्यू तो आ रखा है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस भी मालूम है, ठीक है, तो ये वाला लेंथ अब मेरे पास आ जाएगा, ये वाला लेंथ, राइट। और ये वाला लेंथ तो मैं डायरेक्टली d2 और थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के पहले, वो मैं निकाल सकता हूं और उसको नेट वेलोसिटी अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास टाइम जो है वो आ जाएगा। कैलकुलेशन शायद थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, मैंने कभी करके नहीं देखा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। बट अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो रिलेटिव फ्रेम पे ही आ जाओ, दूसरा कोई फ्रेम में सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट। अरे बाय द वे, कंडीशन ऑफ कोलिजन पूछा है तो क्या होगा, टू कोलाइड L must be equals to 0, यानी d1v must be equals to d2u, that is like d1 by u must be d2 by v, जो काफी ज्यादा ऑब्वियस बात है। अगर कोलाइड हो रहा है तो एक ही पॉइंट पे कोलाइड हो सकता था,
जहां पर दोनों रास्ते का कॉमन पॉइंट था, जहां पर दोनों रास्ते का कॉमन पॉइंट था, तो d1 डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको टाइम लगेगा d1/u, और d2 डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको टाइम लगेगा d2/v। वो दोनों टाइम हमारा इक्वल होना चाहिए जिससे कि हमारा कोलिजन हो सके। ओके, राइट। अब हम लोग देखते हैं जो प्रोजेक्टाइल वाले सवाल पे हम किस तरीके से रिलेटिव मोशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, दैट पाथ इज बेसिकली अ पैराबोला, वो हमने देखे हैं। लेकिन मान लो दो पार्टिकल हवा में है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन किस तरीके से होने वाला है, दैट्स वी हैव टू सी। लेट्स सी क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये मेरा ग्राउंड है, राइट। सो यहां पर एक पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये वाला एंगल ले लो 53 डिग्रीज, और दूसरा एक पार्टिकल जो यहां से 10 मीटर के दूरी पे है, ये यहां से प्रोजेक्ट किया गया है 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। दोनों के दोनों पार्टिकल को साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया गया है। कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, calculate the minimum distance between the two particles। ठीक है, ये भी कंप्यूट करना पड़ सकता है किस टाइम पे होगा, लेट्स सी। अच्छा, जी इस डायरेक्शन में है, ऑब्वियस बात है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो दो वेलोसिटी है, इसको अगर मैं कंपोनेंट पे तोड़ लूं, 20 को सबसे पहले मैं दो कंपोनेंट पे तोड़ लेता हूं, हॉराइजेंटल और वर्टिकल। ये एंगल है 53 डिग्रीज। तो इसको अगर मैंने दो कंपोनेंट पे तोड़ लिया, 20 का कंपोनेंट कितना होगा, cos 53 कितना होता है 3/5, और sin 53 कितना होता है 4/5। तो 20 इंटू 3/5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12, और 20 इंटू 4/5 ये आ जाएगा मेरे पास 16। नाउ cos 37 इज हाउ मच, 4/5, एंड sin 37 इज 3/5। तो मैंने 10 को भी दो कंपोनेंट पे तोड़ लिया, ये है मेरा 8, ये है मेरा 6। दोनों पार्टिकल का नाम दे देता हूं, ये वाला पार्टिकल P है, ये वाला पार्टिकल Q है। ध्यान देना एक्सीलरेशन दोनों का ही G है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टॉप Q, लेट्स स्टॉप Q। अच्छा, Q को अगर मैं स्टॉप करता हूं, पहली बात ध्यान देना, एक्सीलरेशन ऑफ P विल बिकम 0। तो दो प्रोजेक्टाइल अगर हवा में हैं, तो देयर इज नो रिलेटिव एक्सीलरेशन, यानी एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। यानी जो हमारा पार्टिकल का मोशन होता है, वो एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले का हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। यानी मैं लिख ही दे रहा हूं ये चीज, मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल with respect to other is rectilinear, and that too with a constant velocity.
एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल हमेशा लिनियरली मूव करता है टिल द टाइम दोनों हवा में हो। एक पार्टिकल जमीन पे गिर जाए तो उसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी सब गायब हो जाएगा, फिर तो दूसरा पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, वहां पर मैं ये नहीं बोल सकता हूं स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा, बट टिल द टाइम बोथ ऑफ देम आर इन एयर इट विल बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो दोस्तों क्यू को अगर हमने स्टॉप किए तो ये वाला 8 को खत्म करने के लिए इस तरफ 8 देना पड़ेगा, तो वो पी को भी देना पड़ेगा, तो ये 12 है और ये इधर 8 है, तो नेट इधर पे हो गया कितना पी का 20, और इस तरफ 6 है तो यहां पे नीचे 6 देना पड़ेगा, इसको भी नीचे 6 देना पड़ेगा, 16 ऊपर 6 नीचे, तो इसका हो गया है 10। तो क्यू के रेस्पेक्ट में अगर मैं पी का मोशन को देखूं, ये एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है हॉराइजेंटल के साथ अल्फा बनाते हुए, ये है हमारा पॉइंट क्यू, ये है हमारा पॉइंट क्यू, राइट। और नाउ क्यू जो है यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट एल विल गिव मी द मिनिमम डिस्टेंस। नाउ दिस इज 10, दिस इज 10, वो दिया हुआ है। अच्छा अगर मैं tan अल्फा का वैल्यू लिखूं तो tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू 10/20, दैट इज इक्वल्स टू हाफ, ये मैं लिख सकता हूं। और बाकी में अगर ये वाले ट्राइंगल के बारे में बातचीत करूं तो 10 इज द हाइपोटेनियस, एल अल्फा के ऑपोजिट है, साइन अल्फा विल बी L/10। नाउ tan अल्फा हाफ मतलब साइन अल्फा का वैल्यू इज 1/√5, तो साइन अल्फा दैट इज L/10 इज 1/√5, यानी L का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी 10√5 मीटर, so L equals to 2√5 मीटर। यह है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। अच्छा किस टाइम पे होगा अगर कोई पूछे तो इस केस में मैं टाइम निकाल देता हूं। चलो ये जो डिस्टेंस है ये कवर करना पड़ा है किसको, पार्टिकल P को। It is clearly evident that x/L equals to cos alpha and tan alpha equals to 1/2 है तो cos alpha है 2/√5, तो x जो होगा that will be 2L/√5 यानी x/L बोल रहा हूं, x/10, so x आ जाएगा मेरे पास 20/√5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4√5 मीटर। तो P के रेस्पेक्ट, Q के रेस्पेक्ट में P जब इतना डिस्टेंस मूव करेगा तब जाके मिनिमम डिस्टेंस आने वाला है दोनों पार्टिकल के बीच में। अच्छा जो रिलेटिव स्पीड है ध्यान देना दैट इज इक्वल्स टू √10² प्लस 20², तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 100, दिस इज 400, दैट इज √500, सो 10√5 मीटर पर सेकेंड। सो T मेरे पास सिंपली आएगा x/v रिलेटिव दैट इज 4√5/10√5 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड बाद दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होने वाला है। ये वाला चीज के ऊपर दोस्तों ध्यान देना, जब तक दोनों हवा में हैं उस टाइम पे एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में मोशन हमेशा ही एक रेक्टिलिनियर होने वाली है। ओके